हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नई यूनिट स्टार्ट की थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और फर्स्ट लेक्चर में इस यूनिट की हम लोगों ने स्टडी की थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन की टेक्निक्स के बारे में। और बेंजीन जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग बेंजीन जो अपना एक इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड था, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला डेरिवेटिव जो हम लोग ले रहे हैं वो फिनॉल है। फिनॉल C6H5OH। तो बेंजीन जो रिंग है उस पर OH लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके OH ग्रुप लग जाता है, तो वो फिनॉल कंपाउंड बन जाता है। तो फिनॉल कंपाउंड के जस्ट पहले हम लोग इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो जैसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बेसिकली 182 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। 182 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट इसका। तो इसका मतलब जो रूम टेम्परेचर पे होगा ये किस टाइप का होगा, ये वाइट क्रिस्टलाइन मास होता है बेसिकली, और एट रूम टेम्परेचर। और इसकी सॉलिबिलिटी जो है, क्योंकि सॉलिबिलिटी क्यों हम लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सॉलिबिलिटी पे उस किसी कंपाउंड के उसकी एप्लीकेशंस डिपेंड करती हैं कि सॉल्वेंट की तरह यूज़ होगा। अगर सॉलिबिलिटी किस कंपाउंड में सॉल्युबल है, तो कहीं कहीं सेपरेशन, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन जब हम लोग यूज़ करते हैं कि एक कंपाउंड इंट्रोड्यूस करके दो कंपाउंड्स के बीच जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस बहुत कम होता है, तो ये कंपाउंड अगर सॉल्युबल है किसी कंपाउंड के साथ, तो उसके साथ वो एक मिक्सचर बना लेगा। तो इसलिए सॉलिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। इस जगह हम लोग हर जगह हम लोग ट्राई करते हैं एड्रेस करने की कि सॉलिबिलिटी क्या होगी। तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है वाटर में सॉलिबिलिटी जो अप टू 65 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 to 65 डिग्री सेल्सियस इसकी सॉलिबिलिटी कम है। लेकिन उसके बाद मीन्स मतलब टेम्परेचर अगर 65.3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है टेम्परेचर, तो फिर किसी भी कंसंट्रेशन पे सॉल्युबल है अपना ये प्रोडक्ट। फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, किस टाइप की रिएक्शंस देंगे, क्योंकि उससे ये आइडिया लगता है कि कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे इस प्रोसेस से। तो बेसिकली ये कंडेंसेशन रिएक्शन फिनॉल ज़्यादा देता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन देगा तो पॉलीमराइजेशन में, कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। तो ये कई कंपाउंड के साथ जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। अगर हम बात करें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये अपना फिनॉल कंडेंसेशन रिएक्शन देके फिनॉलिक रेजिन बनाता है। अगर यही एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन देखी जाए, कंडेंसेशन रिएक्शन देखे, तो ये बिसफिनॉल ए एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो इम्पोर्टेंट है, सॉलिबिलिटी हमने देखी कि इसकी सॉलिबिलिटी क्या है, वाटर पे लिमिटेड सॉलिबिलिटी है अप टू 65 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मिसिबल है, मतलब सॉल्युबल है, प्रॉपरली सॉल्युबल है। और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन नहीं, ये रिएक्शंस देंगे आपके कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन दो मेजर कंपाउंड्स के साथ है। एक तो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जब कंडेंसेशन रिएक्शन फिनॉल देगा तो आपका फिनॉलिक रेजिन्स बनते हैं। और जब यही कंडेंसेशन रिएक्शन एसीटोन के साथ देता है फिनॉल, तो बिसफिनॉल ए कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ओवरऑल जो फिनॉल का कंजम्पशन देखा जाए तो मोर देन 70% या अप्रॉक्सीमेटली 70% फिनॉल का जो कंजम्पशन होता है वो फिनॉलिक रेजिन और बिसफिनॉल ए बनाने के लिए होता है। तो वे जो मेजर एप्लीकेशन या यूजेस क्या हो गए बेसिकली, तो बिसफिनॉल ए का प्रोडक्शन हो गया आपका। तो मेजर अगर एप्लीकेशन है और यूजेस देखें तो बिसफिनॉल ए एक कंपाउंड हो गया। अप्रॉक्सीमेटली जो फिनॉल है उसका 45%, ये रेंज हो सकता है 42 to 50%, और डिपेंड करता है कि किस कंट्री में है इसका। तो यूएस के बेसिस पे ज़्यादातर एप्लीकेशन देखते हैं। तो बिसफिनॉल ए का कंजम्पशन, मतलब बिसफिनॉल ए बनाने में जो फिनॉल है अप्रॉक्सीमेटली 45% के आसपास यूज़ होता है। और बिसफिनॉल ए किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये जो पॉलीकार्बोनेट हैं, पॉलीकार्बोनेट के फॉर्मेशन में होता है।
और पॉलीकार्बोनेट जो है ना हार्ड मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक हैं बेसिकली। तो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव जो है उभर के आ रहा है, जो हम लोग मेटल्स यूज़ करते थे उसके कंपैरिजन में। अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है इनकी जो आपके पॉलीमर्स बन रहे हैं पॉलीकार्बोनेट, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेंथ की, एक मतलब सफिशिएंट स्ट्रेंथ की मटेरियल है जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ जो है ना इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जैसे हार्ड प्लास्टिक बॉटल्स हैं, बेबी बॉटल्स हैं, और ये स्टोरेज हैं कंटेनर्स, उसके लिए बिस्फेनॉल ए का बेसिकली यूज़ किया जाता है पॉलीकार्बोनेट बनाने के लिए। फिर फेनोलिक रेजिन भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो ऑब्टेन किया जाता है फिनॉल से। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो फिनॉल का कंजम्पशन है वो 25% कंज्यूम होता है, और जो फिनॉलिक रेजिन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, उनका यूज़ बेसिकली सर्किट बोर्ड में किया जाता है, सर्किट बोर्ड के फॉर्म बनाने में। फिर एक अगला एक कंपाउंड जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जो इसका डेरिवेटिव है कहिए फिनॉल का, या फिनॉल को यूज़ किया जाता है बनाने में, तो साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो बेंजीन के बेसिकली जो डबल बॉन्ड्स हैं उसको ख़त्म करके OH लगा देते हैं, तो स्ट्रक्चर सिमिलर बेंजीन की ये फिनॉल के टाइप का होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन्स जो डबल बॉन्ड्स हैं बेंजीन के वो निकल जाते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो उसका यूज़ प्लास्टिसाइज़र में होता है, सॉल्वेंट में होता है। नायलॉन्स जो हैं, नायलॉन 6 पढ़ेंगे हम लोग आगे, तो नायलॉन्स के फॉर्मेशन में होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशंस हैं, हम लोग को बेसिकली केमिकल थोड़ा बहुत उसका प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो मेजर यूजेस हैं, यूजेस से ही डिफाइंड होगी। तो यूजेस हमें एटलीस्ट एक दो यूजेस सभी कंपाउंड्स के याद होने चाहिए, मतलब मालूम होने चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो जो फिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है, वन ऑफ द फ्यू कंपाउंड्स हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जिनके लिए नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल हैं प्रोड्यूस करने के, और वो मेथड कम्पिटिटिव भी हैं। कम्पिटिटिव का मीन्स ये है कि मतलब ऑलमोस्ट जो है ना हर कंट्री के सिचुएशंस के हिसाब से वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, जब वहाँ पे उस प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो प्राइसेस आते हैं, उसके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसके प्राइसेस जो हैं मतलब ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं कॉस्ट को, तो तभी मेथड कम्पिटिटिव होता है। तो बेसिकली कौन कौन से मेथड हैं, जस्ट हम लोग सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द आवर इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से मेथड हैं। तो दो टाइप के बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं। जो सिंथेटिक मेथड फिनॉल की बात हम लोग कर रहे हैं, स्लाइट अमाउंट में जो है ना ये नेचुरल मेथड से भी ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन सिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो है क्यूमीन की परऑक्सीडेशन जो है, तो ये वर्ल्ड वाइड जो 90% यूज़ होता है, यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। क्यूमीन जो है, क्यूमीन के परऑक्सीडेशन से हम लोग फिर बनाते हैं फिनॉल। फिर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं, टालुइन को यूज़ करके 2 स्टेज में ऑक्सीडेशन से बनाते हैं हम लोग। और क्या हो सकता है, बेंजीन के सल्फोनेशन से बनाते हैं, बेंजीन की सल्फोनेशन रिएक्शन करेंगे, फिर बेंजीन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, और फिर क्लोरोबेंजीन को यूज़ करते हैं। तो वेरियस मेथड्स हैं, जैसे रैशिक एक प्रोसेस है, उसमें वेपर फेज हाइड्रोक्लोरिनेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड उस प्रोसेस में होंगे जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा यूज़ होता होगा। या दूसरा कंडीशन ये होती है कि वो उसकी पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर जो है ना जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको रिप्लेस कर देगा, उसकी खासियत होगी, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होगी, या उसमें रॉ मटेरियल ऐसा लग रहा होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी कि वो फ्यूचर में हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं उनको रिप्लेस कर देगा। तो ऐसे प्रोसेस के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस में क्योंकि क्यूमीन जो परऑक्सीडेशन मेथड है वो 90% यूज़ होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन है फिनॉल का, तो 90% फिनॉल जो है इसी प्रोसेस से यूज़ होता है। तो हम लोग इसी प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं फिनॉल, ये जो क्यूमीन प्रोसेस है फिनॉल बनाता है और हम एसीटोन बनाता है। तो बेसिकली ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। एक पहले स्टेप में जो आपका क्यूमीन है,
क्यूमीन क्या है? क्यूमीन का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला आपका बेंजीन रिंग है ये, जैसे उस पर CH3 ये क्यूमीन है। तो क्यूमीन से जब हम लोग बनाते हैं, फिनॉल बना रहे हैं, तो 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो O2 जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो O2 जो है बेसिकली इस कार्बन पे जाके अटैच होता है। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या बनता है, फर्स्ट स्टेप में आपका एक कार्बन था, 2 मिथाइल ग्रुप थे, तो उनको मिथाइल ग्रुप को हम लोग CH3 शो कर देंगे। अब जो है ये दोनों ऑक्सीजन जो है जाके इसमें कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में अटैच हो जाते हैं। तो ये पहला ऑक्सीडेशन से अपना प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसको हाइड्रोपरऑक्साइड बोलते हैं, मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड OH है और परऑक्साइड इसकी वजह से हाइड्रोपरऑक्साइड ग्रुप है, ये हाइड्रोपरऑक्साइड कंपाउंड बन गया। ये रिएक्शन जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होती है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है ये रिएक्शंस, 100 to 120 डिग्री सेल्सियस, और 1 से 2-3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और एक मेटल सॉल्ट कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, मेटल सॉल्ट कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होगा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करके हम लोग परऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोपरऑक्साइड बनाते हैं बेसिकली। तो ये बेंजीन हाइड्रोपरऑक्साइड हो जाएगा आपका, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो और अभी ये क्यूमीन कहाँ से मिलती है हम लोग, तो देखिए बेंजीन है, बेंजीन की जब हम लोग रिएक्शन किससे करा देंगे, प्रोपिलीन से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होगा यहाँ पे, ये एक CH इस तरह कंपाउंड आपका बन जाता है, CH3 तो क्यूमीन का जो प्रोडक्शन होता है, क्यूमीन का फॉर्मेशन होता है, वो बेंजीन प्लस प्रोपिलीन की रिएक्शन से होता है, बेंजीन प्लस प्रोपिलीन। और फिर जब क्यूमीन बन जाता है तो उसका फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। और सेकेंड स्टेप में जो हाइड्रोपरऑक्साइड बना है उसको वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होता है वो एसिड की, एक एसिड कैटलिस्ट होता है एसिड के प्रेजेंस में। तो बेसिकली H2SO4 हम लोग यूज़ करें या कोई और एसिडिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो जो हम लोग का फॉर्म हुआ हाइड्रोपरऑक्साइड, CH3 2 मिथाइल ग्रुप हैं, COOH जो ये कंपाउंड है ये डिकम्पोज होगा एसिड की प्रेजेंस में। और डिकम्पोज किस में होगा, पहला तो फिनॉल बनेगा, फिनॉल ये वाला इसमें आ जाता है, फिनॉल प्लस एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड C, और एक कार्बन जो है ना ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है CH3, ये तो हम लोग जानते हैं एसीटोन है। तो सेकेंड स्टेप प्रोसेस क्या होगी, उसमें जो हाइड्रोपरऑक्साइड फर्स्ट स्टेज में बना हुआ है वो डिकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये रिएक्शंस की कंडीशन क्या होती हैं, ये रिएक्शंस ये भी मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, और प्रेशर की कंडीशंस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये प्रेशर जो है ना स्लाइटली बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक से लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दीजिए, या स्लाइटली बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दो मेजर रिएक्शंस होगी, और इससे फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे फिर हम लोग को फिनॉल मिल जाता है और एसीटोन मिल जाता है। जो ये प्रोसेस है, तो इसमें अगर हम लोग 1 kg क्यूमीन यूज़ करें तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 0.45 kg मिलता है एसीटोन, 55.55 kg हम लोग को मिलता है फिनॉल मिलेगा। तो ये स्टाइकोमेट्रिक है इसकी, कि अगर 1 kg यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मेथाइल स्टायरीन होता है और प्रोपेनॉन होता है, ये 2 मेजर बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो जो प्रोपेनॉन का प्रोडक्शन होता है, जिससे
जब 6 kg या 6 टन्स या 6 यूनिट्स प्रोपेनॉन प्रोड्यूस होगा तो सिर्फ 1 यूनिट प्रोपेनॉल अपना फिनॉल प्रोड्यूस होता है। तो ये इस प्रोसेस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रोपेनॉन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केट में उतनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। तो बेसिकली फिर हम लोग कि मतलब ये प्रोडक्ट के कॉस्ट पे, हम लोग के फिनॉल के कॉस्ट पे वो बन रहा है। तो ये एक चैलेंज है इस प्रोसेस के साथ। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, 2 रिएक्शंस हैं। ये बेसिकली 2 फर्स्ट स्टेज की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इस प्रोसेस में क्या होंगे, 2 रिएक्शंस होंगे। रिएक्शंस होने के बाद कंपाउंड्स अपने क्या क्या बन रहे हैं, एसीटोन बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, क्यूमीन, कुछ अनरिएक्टेड क्यूमीन रहेगी। जो एसिड यूज़ कर रहे होंगे एसिड यूज़ होगा। उसके बाद जो साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होंगे, जैसे मिथाइल स्टायरीन फॉर्म हो रहा है, फिनॉल फॉर्म हो रहा है, तो इनका सेपरेशन है। तो बेसिकली 2 स्टेप मतलब 2 स्टेजेस हैं इस प्रोसेस में। एक रिएक्शन स्टेज है, रिएक्शन स्टेज में 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेप्स हैं, और फिर सेपरेशन है। सेपरेशन में हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं सेपरेशन में, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस का हम लोग को आइडिया होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस सफिशिएंट है, या जिसको बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस को हम लोग रिलेटिव वोलेटिलिटी बोलते हैं, तो रिलेटिव वोलेटिलिटी उनकी सफिशिएंट है तो डिस्टिलेशन से हम लोग उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस कम हो, रिलेटिव वोलेटिलिटी उनकी कम है, तो फिर हम लोग जो डिस्टिलेशन यूनिट से नहीं सेपरेट कर पाते, तभी हम लोग दूसरे कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे कुछ नया कंपाउंड इंट्रोड्यूस करके एज़ोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस हैं, देखिए इसमें 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे लाइटर है इन कंपाउंड्स में, मतलब ये जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं। फिर क्यूमीन है, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 152 है। मिथाइल स्टायरीन है 166 है। फिनॉल का हमने देखा 182 डिग्री सेल्सियस है। तो इनको बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग अब प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन या मैन्युफैक्चरिंग, इसकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्यूमीन रूट से कैसे होती है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले से रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस के लिए हम लोग को रिएक्टेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। रिएक्टेंट क्या था अपना, इसमें एयर है, मतलब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो हम लोग को डायरेक्टली मिलती नहीं, या तो हम सेपरेट करें एयर से तब ऑक्सीजन यूज़ करें, या फिर अगर एयर की अगर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती प्रोसेस को, तो हम लोग सेपरेशन प्रोसेस से बचते हैं, सीधे सीधे एयर यूज़ करते हैं। तो हम लोग एयर यूज़ करेंगे, और क्या हम लोग यूज़ करेंगे, क्यूमीन। लेकिन ये क्यूमीन जो है रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने के बाद जानते हैं हम लोग कि मतलब कोई भी रिएक्शन ऑलमोस्ट 100%, बहुत कम ही रिएक्शंस हैं जो 100% कंप्लीट होती हैं, जिसमें रॉ मटेरियल पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो क्यूमीन्स कुछ बचेगा, तो क्यूमीन को हम लोग रिसाइकिल करेंगे। लेकिन क्यूमीन को रिसाइकिल करने से पहले उसमें कंपाउंड, जो हैवियर कंपाउंड्स बाद में बनेंगे, तो अल्फ़ा मिथाइल स्टायरीन, मतलब बेसिकली मिथाइल स्टायरीन है, और क्यूमीन होगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। तो उनको हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करते हैं तब फिर हम लोग उनको इसमें अपना जो क्यूमीन, फ्रेश क्यूमीन के साथ मिला के तब रिएक्टेंट फीड में डालते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि एयर हम लोग डाल देंगे, मतलब एयर और क्यूमीन बेसिकली जानी है, 2 रिएक्टेंट है अपने, लेकिन क्यूमीन रिसाइकिल होकर भी आ रही होगी, और क्योंकि कई बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी, हैवियर बाई प्रोडक्ट्स जो होंगे वो भी उसके साथ चले आएंगे। तो इस प्रोसेस में अल्फ़ा मिथाइल स्टायरीन और क्यूमीन दो रिसाइकिल करके 2 कंपाउंड्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और फिर उनको जो अल्फ़ा मिथाइल स्टायरीन है उनको हम लोग ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने का बेसिक मतलब ये है कि प्यूरिफाई करते हैं। जो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये अल्फ़ा मिथाइल जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं इस रिसाइकिल में, उनको हम लोग हाइड्रोजनेशन से सेचुरेट कर लेते हैं। तो हम लोग सेचुरेट क्यों करते हैं, बेसिकली जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे वो ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो आपका फॉर्म हो रहा था उसको नहीं फॉर्म होने देंगे, उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो इसलिए जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं रिसाइकिल में, उनको हम लोग पहले ही सेचुरेट कर लेते हैं कि अगर वो फॉर्म होंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड ही फॉर्म करेंगे और कोई दूसरा कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग को क्या करेंगे, पहले इसमें प्यूरिफिकेशन यूनिट में ले जाएंगे,
वहाँ पे मिथाइल स्टारीन और जो भी को सैचुरेट कर लेंगे, और इसमें क्या करते हैं निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, और हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे क्योंकि हाइड्रोजनेशन होगी तभी अनसैचुरेटेड, मतलब जो डबल बॉन्ड्स हैं अनसैचुरेटेड हैं तभी वो सैचुरेट होंगे। तो जब ये प्रोडक्ट्स यहाँ से सैचुरेट कर लेते हैं या कहिए कि प्योरीफाई कर लेते हैं तो उसको फिर क्यूमीन में मिक्स कर देते हैं। तो अब हम लोग का बेसिकली रॉ मटेरियल अपना प्रिपेयर हो गया। अब रॉ मटेरियल को हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शंस कराएंगे, फर्स्ट स्टेज में ले जाएंगे तो ऑक्सीडाइज़र में ले जाते हैं। तो फ्रेश क्यूमीन होगी रिसाइकिल क्यूमीन प्लस मिथाइल स्टारीन प्लस एयर को हम लोग ले जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट रिएक्टर में। ये रिएक्शन जो है ना गैस लिक्विड रिएक्शन होती है। बेसिकली ये जो कंपाउंड्स हैं वो ये लिक्विड है, लेकिन एयर क्या है गैसियस फॉर्म में होती है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, लिक्विड गैस रिएक्शन होगी। इसमें एक इमल्सीफायर यूज़ करते हैं। तो सवाल ये होता है कि इमल्सीफायर यूज़ क्यों करते हैं और एल्कली क्यों ऐड कर रहे हैं। तो एल्कली जो हम लोग ऐड करते हैं वो पीएच को मेंटेन करने के लिए करते हैं कि जो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन का पीएच जो है ना 8.5 टू 10.5 के बीच रहे। तो जो है उस पर ये पीएच इसलिए मेंटेन कर रहे हैं, इस पर इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो इमल्सन्स जो बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इमल्सल हम लोग क्यों बना रहे हैं, बेसिकली ये गैस फेज रिएक्शन है, गैस लिक्विड रिएक्शन है। तो गैस लिक्विड रिएक्शंस के लिए हम लोग अगर चाहते हैं कि ज़्यादा कन्वर्जन हो तो कांटेक्ट उनके बीच होना चाहिए तभी रिएक्शंस होंगी। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं स्पार्जर यूज़ करते हैं। स्पार्जर यूज़ करके जो आपका वेपर्स हैं उनको कई जगह से फीड करते हैं, तो जिससे कांटेक्ट जो है ना इंक्रीज़ हो जाए। जैसे क्या करते हैं कि मतलब इस एक लिक्विड इसमें है तो हम लोग स्पार्जर यूज़ करके मतलब कई जगह से फीड करते हैं, यहाँ से भी वेपर जाएगी, यहाँ से भी वेपर जाएगी, यहाँ से वेपर जाएगी। तो एक मेथड तो हुआ स्पार्जर से। तो कभी कभी हम लोग स्पार्जर से वेपर्स को लिक्विड में फीड करेंगे तो रिएक्शंस ज़्यादा होंगी। उसके बाद क्या है दूसरा मेथड ये होता है कि इमल्सन हम लोग बना लेते हैं। तो इमल्सन क्या होता है, वो फैसिलिटेट करता है आपका इंटरफेशियल एरिया इंक्रीज़ कर देता है, जिससे क्या होता है कि रिएक्शंस ज़्यादा होंगे, लिक्विड और गैसेस के बीच में कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन ज़्यादा होंगे। तो जब रिएक्शंस हो जाएंगे ऑक्सीडाइज़र में तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोपरऑक्साइड, कौन सा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद फिर गैसेस जो वेपर्स होंगी वो इसको वेंट के थ्रू हम लोग ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग इनको कंडेंस करके फिर से रिसाइकिल कर लेते हैं। और जो आपका लिक्विड प्रोडक्ट्स होगा जिसमें आपके जो मेजर प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम लोग बॉटम से निकालते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है कि हम लोग इनको कंडेंस करके आपको फिर से वापस इसमें क्यों डाल रहे हैं। तो वेंट गैसेस में क्या होंगी, हम लोग एयर यूज़ कर रहे तो एयर के साथ N2 होगी क्योंकि N2 जो है इनर्ट है, रिएक्ट नहीं होती है। और कुछ जो हाइड्रोकार्बन्स जो है ना वेपराइज हो जाती हैं। तो हाइड्रोकार्बन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का और वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो उनको हम लोग वेंट करेंगे तो हमारा लॉस होगा। तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन तो हमारे लिए उतना हमारे लिए इस प्रोसेस में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इनर्ट वो यूज़ हो रही है। तो नाइट्रोजन अकेले होती तो हम लोग उसको पर्ज कर देते बाहर से, लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन्स वेपर्स भी जो है ना इस प्रोसेस में फॉर्म हो जाती हैं तो उनको फिर कंडेंस करके वापस डालना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग वेंट को है उसको कंडेंस करके रिसाइकिल कर लेते हैं। और जो अपना जो दूसरा मिक्सचर्स बना उसको जो है ये लिक्विड फॉर्म होगा। लिक्विड फॉर्म को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, एक फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन अपनी थी एसिडिफिकेशन मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो क्लीवेज एक यूनिट होती है। तो जो बॉटम प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म हुए थे तो उसको हम लोग ले गए क्लीवेज यूनिट में। क्लीवेज यूनिट बेसिकली क्या होती है, इसमें एक स्टीरर हम लोग लगाए होते हैं और क्योंकि एसिडिक मीडियम हम लोग को चाहिए था, रिएक्शन दूसरी जो क्लीवेज दूसरी रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो रही थी जहाँ पे एसीटोन और फेनॉल फॉर्म हो रहे थे, वहाँ पे हम लोग को एक एसिडिक मीडियम चाहिए था। तो इसलिए हम लोग H2SO4 यूज़ करते हैं। और फिर ये हम लोग ये एजिटेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्टीरर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली क्योंकि लिक्विड फेज रिएक्शंस हैं और विस्कोसिटीज़ जो है ना ज़्यादा होती हैं कुछ कंपाउंड्स की, तो इसलिए उनको प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, मिक्सिंग होगी तो रिएक्शंस ज़्यादा होगी। तो मिक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए मतलब जो आपका सोल्यूशन होगा इसके अंदर होमोजीनियस बनाने के लिए हम लोग स्टीरर यूज़ करते हैं या मिक्सर यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो था उसकी मतलब बेसिकली वहाँ से हम लोग को फिनॉल बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट स्ट्रीम होगी बेसिकली फिनॉल यहाँ से बन रही है, और जो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अपने मिथाइल स्टायरीन या प्रोपेनोन बन रहा है, तो उसको हम लोग फेज सेपरेटर में ले जाते हैं। फेज सेपरेटर बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि फेज सेपरेटर में अगर ग्रेविटी के बेसिस पे डिफरेंट हम लोग उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो दो जैसे जिसकी डेंसिटी हायर है वो बॉटम पे आके सेटल हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम है अगर इमिसिबल सॉल्यूशंस हैं तो वो टॉप पे आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वाटर है या H2SO4 है वो इमिसिबल नहीं है, इसमें जो आपका फिनॉल बना, तो फिनॉल वाले कंपाउंड्स या जो आपके मेजर कंपाउंड्स हैं वो जो है ना टॉप पे आ जाएंगे, और जो H2SO4 है वो बॉटम पे आ जाएगा। तो H2SO4 को हम लोग फिर से रिसाइकिल कर लेंगे क्योंकि इस प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो ये यहाँ से जो स्ट्रीम निकली थी उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो दो कंपोनेंट्स या दो कहते हैं कि फेजेस थे। एक एसिड रिच थी जिसमें एसिड का ज़्यादा कंपोनेंट था, और दूसरी जो थी फिनॉल रिच ऑर्गेनिक स्ट्रीम थी जिसमें फिनॉल मेजर कंपाउंड होगा, फिर क्यूमीन होगा, फिर जो दूसरा मिथाइल स्टायरीन होगा, फिर क्यूमिनॉन, फिर मिथाइल स्टायरीन के बाद फिर क्या प्रोपेनोन होगा। तो जो ऑर्गेनिक फेज़ है इसको बोलेंगे हम लोग जिसमें मेथनॉल होगा, और एसिड फेज़ वो बोलेंगे जिसमें H2SO4 होगा। तो इनको दोनों को ग्रेविटी सेटलिंग में ले जाते हैं। ग्रेविटी सेटलिंग में बेसिकली क्या होगा, डेंसिटी के डिफरेंसेस के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। तो जो ऑर्गेनिक स्ट्रीम है उसमें क्या क्या बचा अपना, क्यूमीन बचा, क्यूमीन जो अनरिएक्टेड होगा, फिनॉल बचा वो क्योंकि प्रोडक्ट है, एसीटोन बचेगा जो साइड प्रोडक्ट है, अल्फा मिथाइल स्टारीन है साइड प्रोडक्ट है, एसीटोफिनोन भी साइड प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, हम लोग इसको फर्दर ले जाते हैं आपके इसमें वाटर से जो है ना स्क्रबिंग करते हैं, इसमें वाटर वॉश करते हैं। जो एसिड, क्योंकि ज़्यादातर एसिड यहाँ से तो हम लोगों ने रिसाइकिल कर लिया, लेकिन सारा जो एसिड है वो नहीं यहाँ से मतलब दो ये ग्रेविटी की बेसिस पे डिफरेंशिएशन हम लोग इसको सेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट मेथड नहीं होता। तो थोड़ा बहुत जो है एसिड्स जो है, क्योंकि ये हमारा मेजर कंपोनेंट है अपना ऊपर वाला टॉप वाला जो ऑर्गेनिक फेज़ है, तो उसमें थोड़ा बहुत एसिड भी आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिड इधर नहीं, मतलब ऑर्गेनिक फेज़ इधर नहीं जाना चाहिए, हमारी कोशिश ये रहेगी। तो एसिड जो होगा उसको हम लोग वाटर यूज़ करके बेसिकली एसिड वॉश कर लेते हैं इस यूनिट में। तो एसिडिफाइड वॉश वाटर हमें बॉटम से मिल जाता है। बाकी जो क्रूड फिनॉल होगा, जो एसिड सब निकल गया है, तो जो फिनॉल और उसके जो सपोर्टिंग नहीं, फिनॉल और जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उनको हम लोग क्रूड फिनॉल बोलेंगे। तो यहाँ से यहीं तक का प्रोसेस बेसिकली इंपॉर्टेंट था। यहाँ से जस्ट सेपरेशन प्रोसेस है। सेपरेशन बेसिकली क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो जितने कंपाउंड्स होंगे उनसे एक कम ऑलमोस्ट हम लोग डिस्टिलेशन यूनिट यूज़ करेंगे। तो हम लोग के कंपाउंड कौन कौन से हुए हैं ये देखते हैं। तो कंपाउंड हम लोग का जो अभी हम लोग रिएक्शन के बाद देख रहे थे, तो हम लोग का कंपाउंड क्या था, एक कंपाउंड है एसीटोन है। सबसे पहले एसीटोन सेपरेट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, क्यूमीन सेपरेट होता है, फिर मिथाइल स्टायरीन सेपरेट करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग फिनॉल सेपरेट करेंगे, और एसीटोफिनोन जो कंपाउंड दूसरा हुआ है, दूसरा बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसको सेपरेट करेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ से क्या यूज़ करना है, हम लोग को 4 डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ करना है और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन या सेपरेशन करना है। तो बस अब यहाँ से प्रोसेस बिल्कुल आसान है। यहाँ से हम लोग पहले डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे जो क्रूड फिनॉल आ रहा है। यहाँ डिस्टिलेशन कॉलम में जो आपका लाइटर कंपोनेंट होगा, इन सब में लाइटर कंपोनेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए सबसे कम जो 56 डिग्री सेल्सियस है एसीटोन को, तो हम लोग डिस्टिलेशन यूनिट से टॉप पे एसीटोन मिल जाएगा, उसको कंडेंस करके हम लोग एसीटोन निकाल लेंगे यहाँ से। अब एसीटोन हमने निकाल लिया तो क्या बचा, क्यूमीन बचा, मिथाइल स्टारीन बचा, फिनॉल बचा, एसीटोफिनोन बचा। तो उनको हम लोग हीट करके ये दूसरे डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि जो 4 डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ कर रहे हैं, ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम है। बाकी जो 3 डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ करेंगे वो वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम होंगे। वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है, वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है। और वैक्यूम हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें पहले कंपाउंड में और इन चारों बीच में कंपाउंड में देखिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले का 56 डिग्री सेल्सियस है, बाकी का 152 से ज़्यादा है। तो इसमें तो सेपरेशन बहुत ईजिली हो जाएगा नॉर्मल डिस्टिलेशन पे।
दूसरे में थोड़ा सा नियरली पास है 152 से 166 फिर 182। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वैक्यूम डिस्टिलेशन कर देते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या करता है कि जो उनकी रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है, वो लोअर टेम्परेचर पे फिर बॉयल होने लगते हैं ना। जो 152 पे बॉयल हो रहा होगा वो उससे कम पे बॉयल होने लगेगा। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी जो है उनकी हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वैक्यूम, पहले वाले वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे तो हम लोग फिर एसीटोन यहाँ से सेपरेट ही कर लिया है। फिर दूसरा कंपाउंड क्या सेपरेट होगा, तो दूसरा लाइटर कंपोनेंट होगा, तो क्यूमीन यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ से बेसिकली क्यूमीन हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, और फिर उसके बाद जो आपका नीचे से बचेगा बॉटम प्रोडक्ट में क्या बचेगा, मेथाइल स्टायरीन बचेगा, फिनॉल बचेगा और एसिटोफिनोन बचेगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए क्यूमीन, क्योंकि आपका यहाँ से एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, क्यूमीन आपका रॉ मटेरियल है तो इसको हम लोग को रिसाइकिल करना पड़ेगा रिएक्टर के लिए, रिएक्शन के लिए। तो अभी यहीं पे रिसाइकिल करना, इतना हम लोग याद रखते हैं। फिर हम लोग कहाँ ले गए, डिस्टिलेशन कॉलम में, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में। ये भी यहाँ पे कौन सा अपना कंपाउंड जो है मेथाइल स्टायरीन सेपरेट हो जाना चाहिए फिनॉल से और एसिटोफिनोन से। तो यहाँ पे मेथाइल स्टायरीन जो है ना सेपरेट कर लिया हम लोगों ने, और मेथाइल स्टायरीन जो है ना वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए मेथाइल स्टायरीन को भी ये जो सेपरेट करके हम लोग ये क्यूमीन के साथ ले जा रहे थे मिक्स कर देंगे क्यूमीन वाली स्ट्रीम में। ये देखिए क्यूमीन की स्ट्रीम जा रही थी ऐसे, तो उसमें हम लोगों ने मेथाइल स्टायरीन की भी स्ट्रीम मिक्स कर दी। उसके बाद जो कंपाउंड बचेंगे तो अपने बेसिकली दो कंपाउंड्स बचे, आपका फिनॉल बचा और एसिटोफिनोन बचा। तो फिर नेक्स्ट हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, फिनॉल लाइटर कंपोनेंट है एसिटोफिनोन से, तो फिनॉल यहाँ से टॉप से हम लोग रिकवर कर लेते हैं फिनॉल को, और जो फिर बॉटम से है एसिटोफिनोन ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन जो फिनॉल ऑब्टेन होता है वो जो है वो 100% प्योर नहीं होता, उसकी प्योरिटी को हम लोग को प्योरीफाई करना पड़ता है। तो इसलिए उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से जो है ना प्योरीफाई करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं क्रिस्टलाइजेशन तो हमें प्योर फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। तो हम लोग को इस तरह जो है ना अपना टारगेट प्रोडक्ट फिनॉल मिल जाता है। तो जस्ट एक बार ब्रीफली इसको एक बार देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में। तो बेसिकली इसमें क्या है कि दो प्रोसेसेस होने हैं, एक रिएक्शंस होनी है, दूसरा सेपरेशंस होने हैं। रिएक्शन होनी है तो रिएक्शन 2 स्टेप में है, तो हम लोग 2 स्टेज यूज़ करते हैं। पहला ऑक्सीडेशन होगा, फिर दूसरा यहाँ से आपका एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो डिकम्पोजिशन बोल दीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्यूमीन यूज़ करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्यूमीन और अल्फ़ा मेथाइल स्टायरीन दोनों जो है ना यूज़फुल हैं, प्रोडक्ट कन्वर्ट होती है फिनॉल में। तो दोनों को हम लोग यहाँ से जो आपकी स्ट्रीम रिसाइकिल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड सैचुरेटेड हैं तो उनको सैचुरेटेड कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो जो हमारा जो यहाँ पे रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगी ऑक्सीडाइज़र में, वो हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बेसिकली इसलिए हम लोग यहाँ पे प्यूरिफिकेशन यूनिट यूज़ कर लिया, या इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया निकल की प्रेजेंस की कैटलिस्ट में। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। फिर हम लोग को फ्रेश क्यूमीन, रिसाइकिल क्यूमीन एयर से हम लोग ले जाके ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, पेरोक्साइड बनता था, हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर यहाँ से कुछ जो रिएक्शन में कुछ गैसेस जनरेट होंगी, गैसेस में बेसिकली ज़्यादातर N2 होगा, बाकी जो कंपाउंड्स होंगे हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हम लोग इसको कंडेंस करके रिसाइकिल कर लेते हैं। फिर यहाँ से जो लिक्विड प्रोडक्ट्स आपके बेसिकली बने हैं, या जो हाइड्रोपरऑक्साइड बना था, उसको हम लोग क्लीवेज यूनिट में ले जाएंगे। क्लीवेज यूनिट में बेसिकली क्या होगा कि हम लोग एसिड ऐड करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो H2SO4 टॉप से ऐड करते रहते हैं, स्टेरर यूज़ करते हैं, उससे मिसिबिलिटी अच्छी हो जाए। फिर रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पे हम लोग को एसीटोन और फिनॉल बन जाता है। और जो साइड प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं आपके मिथाइल स्टायरीन और एसिटोफिनोन, तो ये सब प्रोडक्ट्स को हम लोग ले जाएंगे यहाँ पे। और क्योंकि ये एसिड भी है प्रेजेंट, तो बेसिकली दो स्ट्रीम नहीं है, दो बेसिकली अगर कहें फ्रैक्शंस बन जाते हैं। तो एसिड वाला रिच होगा एसिड रिच फ्रैक्शन, और दूसरे ऑर्गेनिक रिच फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग क्योंकि लिक्विड्स है और डेंसिटी का डिफरेंसेस हैं, तो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं। तो हम लोग सेपरेटर में ले जाएंगे। जो आपका एसिड रिच स्ट्रीम थी, एसिड जो जिसमें ज़्यादा होगा, जो जो सेटल होने के बाद जहाँ पे एसिड मिलेगा, एसिड को हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं।
जो ऑर्गेनिक स्ट्रीम मिलती है जिसमें क्यूमीन होगा, फिनॉल होगा, एसिडोफिनोन होगा और मेथाइल स्टारीन होगा। उसमें हम लोग पहले यहाँ वाटर से जो है ना इसको वॉश कर देते हैं। वॉश इसलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत एसिड जो बचा हुआ हो यहाँ पे वो भी एसिड भी निकल जाए। बस यहाँ तक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था। उसके बाद जस्ट हम लोग को डिस्टिलेशन करना। हर एक डिस्टिलेशन में 2 कंपाउंड्स मतलब 2 स्ट्रीम सेपरेट करेंगे। एक लाइटर वाला हम लोग टॉप से ऑब्टेन कर लेंगे, बाकी सब जो मिक्स होगा वो बॉटम से। तो बेसिकली 4 डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ करते हैं। पहला डिस्टिलेशन कॉलम जो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम होता है, नॉर्मल डिस्टिलेशन कॉलम होता है। बाकी जो तीनों डिस्टिलेशन कॉलम हम वो यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम होते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा पास है बॉइलिंग पॉइंट, तो उससे रिलेटिव वोलेटिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग वैक्यूम यूज़ कर लेते हैं, तो जिससे सेपरेशन ईजी हो जाता है। तो पहले कॉलम में हमने सबसे लाइटर था एसीटोन हमने रिमूव कर लिया। दूसरे कॉलम में जो है उससे लाइटर जो था क्यूमीन हमने सेपरेट कर लिया। फिर जो इन तीनों में लाइटर कंपोनेंट बचा मिथाइल स्टारीन, अल्फा मिथाइल स्टारीन हम लोगों ने यहाँ से सेपरेट कर लिया। सिर्फ बॉटम से दूसरी डिस्टिलेशन कॉलम में हम लोग जाते रहते हैं। यहाँ से फिर हम लोग का एसिटोफिनोन बचता है और फिनॉल बचता है। तो लाइटर फिनॉल है तो फिनॉल को हम लोग यहाँ से रिकवर कर लेते हैं। एसिटोफिनोन को यहाँ से नीचे से बॉटम प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। लेकिन फिनॉल जो है ना प्योर नहीं होता, तो उसको प्योरीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन यूनिट में ले जाते हैं जहाँ पे प्योरीफिकेशन करके हम लोग प्योर फिनॉल ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें एसीटोन ऑब्टेन हो गया, यहाँ से फिनॉल हम लोग को ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह हम लोग इंडस्ट्रियली जो है ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फिनॉल बनाने का, क्यूमीन से फिनॉल बना लेते हैं।